कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मीन संरक्षी बल और असंरक्षी बल। ऐसे फोर्स, ऐसे बल जो बॉडी की इनिशियल और फाइनल सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं, उनकी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करते हैं, ऐसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। बॉडी की इनिशियल सिचुएशन क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, इस पर डिपेंड करते हैं। ऐसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स आपको लिखना है तो एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, दोनों के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो r है। तो हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखते हैं कैपिटल G m1 मल्टीप्लाई m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों मास को, दोनों ऑब्जेक्ट को, दोनों बॉडी को आप कहीं से भी आप किसी भी तरह से मूव कराएं और वापस उसी पॉइंट पर आकर रख देंगे, इन्हीं दोनों पॉइंट पर फिर आकर रख देंगे, तो फोर्स की वैल्यू इतनी ही होगी। फोर्स इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि ये दोनों बॉडी पहले कहाँ पर घूम रही थी, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। इस पर डिपेंड करेगा कि अब इनके दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस क्या है, इनकी सिचुएशन क्या है, दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस क्या है। जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पर मेरे पास ये ग्राउंड है और यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखना है h हाइट पर, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, इसको हमें यहाँ पर रखना है, m मास की कोई बॉल है। अब इसको एक पाथ तो ये है कि यहाँ पर ऐसे रख दें, एक पाथ ऐसा है, ऐसे 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 लेके जाएं, एक पाथ है कि इस तरह से ऐसे लेकर जाएं। आप किसी भी पाथ से इस बॉल को, किसी भी रास्ते से इस बॉल को यहाँ पर अगर लाएंगे, इन सभी सिचुएशन पर जो वर्क डन होगा वो होगा mgh। इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस तरह के पाथ से होकर जा रहे हैं, आप ऐसे चले जाएं, ऐसे होके चले जाएं, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा एग्जाम्पल, ये तो पहला एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल कंजर्वेटिव फोर्स का, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है यानी कूलाम फोर्स। अब कूलाम फोर्स का फार्मूला इसी तरह से लिखते हैं, ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस r है। तो कूलाम फोर्स को लिखते हैं K, इधर लिखते हैं Q1 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगर आपके पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर कोई पॉइंट A है, यहाँ पर कोई पॉइंट B है और आपको किसी चार्ज Q को A से B ले जाना है, तो आप वर्क डन लिखेंगे, वर्क डन चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अब आपको चार्ज पार्टिकल को A से B की ओर ले जाना है, तो आपके पास ये सीधा रास्ता इस तरह से ले जाएं, या ऐसे ले जाएं, या ऐसे ले जाएं, या इस तरह से ले जाएं, या ऐसे से करके कहीं से घूम घूम के ले जाएं, आपको उसी B पॉइंट पर जाना है। तो हर एक पाथ से वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, W इक्वल टू Q मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। तो वर्क डन इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस तरह के पाथ से होकर उस वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, मीन संरक्षी बल कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, कूलाम फोर्स, आप इसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, जैसे इलास्टिक फोर्स है या स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स भी इसी तरह से होता है कि ये अगर हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, स्प्रिंग से बंधा हुआ है, तो अगर आप इस स्प्रिंग को इधर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, तो इधर की तरफ, अंदर की तरफ स्प्रिंग फोर्स होगा। तो स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग की इनिशियल और फाइनल सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। अब स्प्रिंग यहाँ पर आ जाएगी, खींच जाएगी स्प्रिंग इस तरह से, तो स्प्रिंग ऐसे हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट आया। तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा F इक्वल टू माइनस KX, यानी x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो x वैल्यू आ रही है स्प्रिंग की, जो लेंथ में जो चेंज आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये स्प्रिंग फोर्स, इसे आप इलास्टिक फोर्स भी कह सकते हैं,
इसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब बॉडी की इनिशियल और फाइनल सिचुएशन पर जो डिपेंड करे। जैसे स्प्रिंग फोर्स है, इस स्प्रिंग फोर्स का नाम आप इलास्टिक फोर्स भी कह सकते हो, या इलेक्ट्रिक फोर्स है, कूलाम फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपको ध्यान रखना है। ये कंजर्वेटिव फोर्स हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। और चौथा लास्ट का मैग्नेटिक फोर्स। आप मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं। अब मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम कई फार्मूले लिख सकते हैं। जैसे आप कूलाम फोर्स के लिए फार्मूला लिखते हैं, यहाँ पर मेरे पास है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स को अगर लिखा जाएगा तो F इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई M1 मल्टीप्लाई M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। M1 M2 यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है, किसी मैग्नेट के पोल की पोल स्ट्रेंथ है। ये मैग्नेट होगा, ये मैग्नेट, तो इस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ M1, ये M1 हो गया, इसकी M2 हो गई, ये M1 हो गई। बिकॉज ये एक ही पोल है तो एक की प्लस की और एक की माइनस की। दूसरा मैग्नेट यहाँ कहीं होगा तो उस मैग्नेट की जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो हो गई -M2 हो गई और प्लस का M2 हो गई। ये ध्यान रखना है। नॉर्थ पोल के लिए जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो प्लस की होगी और साउथ पोल के लिए जो पोल स्ट्रेंथ होगी वो माइनस की M होगी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जिस तरह से चार्ज को आप एक तरह से प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई M1 M2 बाई आर स्क्वायर। सेम फार्मूला बनता है यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का और इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो जो काम यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ का होता है वही काम वहाँ पर चार्ज का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ये यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू लिखी गई है म्यू नॉट बाई 4 पाई, उसी तरह से यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू लिखी गई है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम समझते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है वो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करेंगे, बॉडी की इनिशियल और फाइनल सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करेंगे। वो डिपेंड करेंगे कि बॉडी ने किस तरह के पाथ पर अपने मोशन को कंप्लीट किया है। जहां पर उस बॉडी ने अपने मोशन को कंप्लीट किया या मोशन किया है वहाँ पर कितना घर्षण है, कितना फ्रिक्शन है, कितना फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, इस पर डिपेंड करेगा। जैसे ये यहाँ पर मैं एक सरफेस बना लेता हूँ, इस तरह से ये सरफेस बना लूँ और ये यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट को रख दूँ M मास का। अगर मैं इसको इधर की तरफ ले जाऊँगा तो पीछे की तरफ इस पर होगा फ्रिक्शन होगा FS, पीछे की तरफ फ्रिक्शन होगा। तो जब मैं आगे की तरफ इस पर फोर्स लगाकर इसको आगे की तरफ ले जा रहा हूँ तो फ्रिक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ये सरफेस रफ है या स्मूथ है, खुरदरी है या चिकनी है, इस पर डिपेंड करेगा। वहीं पर घुमा के फिर ले आएंगे तो भी इसकी वजह से वर्क डन होगा कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ पर अगर हम वहीं पर घुमा के फिर ले आए तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो ये नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स होते हैं बॉडी के रास्ते पर डिपेंड करते हैं, बॉडी किस तरह के पाथ से अपने मोशन को कंप्लीट करती है वहाँ के नेचर पर डिपेंड करता है। ऐसे फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स। इसका एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो हमेशा निगेटिव होगा, वर्क डन हमेशा निगेटिव होगा, बिकॉज फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन पर फ्रिक्शन फोर्स होगा। माने एक्सटर्नल फोर्स जिस डायरेक्शन पर वर्क हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर फ्रिक्शन फोर्स होगा। और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन का फार्मूला लिखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स FS मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, 180 डिग्री होगी, बिकॉज जिधर की तरफ इस बॉडी का मोशन हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन बॉडी के मोशन को रोकना चाहता है, तो रोकने में जो काम करेगा, बॉडी के मोशन को चलाने के लिए नहीं, बॉडी के मोशन को रोकने के लिए, ऑब्जेक्शन करने में जो वर्क करेगा वो ये वर्क है। बॉडी के ऑब्जेक्शन, बॉडी के मोशन के ऑब्जेक्शन में ये वर्क डन है। तो ये छोटा सा एक डिस्कशन है कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए।